हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। नैना अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, लो जी, अब तो मेरे बोलने पर भी मनाही है। इनका नाम आरव राठौर नहीं, राक्षस राठौर होना चाहिए था। यह सोचते सोचते वो लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर उसे जोरों की भूख लगी थी, क्योंकि पूरा दिन ही उसने कुछ नहीं खाया था। खाने में तीखा होने की वजह से वो खाना भी नहीं खा पाई थी और वो पूरा दिन सोई भी नहीं थी, इसलिए अब भूखे पेट तो उसे नींद आने से रही। दूसरी तरफ विवान अपने खबरी को फोन करता है और कहता है, हेलो, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, भाई वो मैंने पुलिस का सारा रिकॉर्ड छान मारा, नैना नाम की कोई भी पुलिस वाली नहीं है। विवान कहता है, हो सकता है उसने अपना नाम बदल लिया हो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, लगता नहीं भाई, आपने जो फोटो भेजी थी वो भी सर्च की पर कुछ हाथ नहीं लगा, फिर भी मैं अभी और तलाश करता हूँ। विवान कहता है, हाँ, जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत फ़ोन करना। विवान मन में कहता है, कुछ तो ऐसा होगा मिस नैना। दूसरी तरफ नैना की भूख बढ़ती जा रही थी। वो उठ जाती है और धीरे से अपना गेट खोलकर देखती है। आरव का दरवाज़ा बंद देखकर वो राहत की सांस लेती है और दबे पैर नीचे किचन में चली जाती है। ठीक उसी वक्त आरव भी अपने कमरे से निकलता है और विवान अपने कमरे से। नैना नीचे जाती है, सभी लाइट्स बंद थी, फिर भी वो किचन में जाकर धीरे से फ्रिज खोलती है। फ्रिज में शराब, बियर, इसके अलावा कुछ नहीं था। नैना बुदबुदाते हुए कहती है, ये लोग पीने के अलावा कुछ खाते नहीं है क्या? नाम तो ऐसे लेते हैं अपना कि बस, और घर में कुछ ढंग का खाने को नहीं। वो फ्रिज को वैसे ही खुला छोड़ स्लैब पर रखा एक बर्तन को चेक करती है, जिसमें एक रोटी रखी हुई थी और पास ही अचार रखा हुआ था। नैना कहती है, चलो शुक्र है कुछ तो खाने को मिला। विवान को किचन में से कुछ आवाज़ें आती है, वो उस तरफ बढ़ जाता है। नैना जल्दी से खाने लगती है। वह इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी कि उसे हिचकी आने लगती है। तभी उसके सामने कोई पानी का गिलास करते हुए कहता है, पानी। नैना पानी लेते हुए कहती है, ओ थैंक यू। जैसे उसकी नज़र सामने खड़े आरव पर पड़ती है तो खाना अटक जाता है उसका, उसे खांसी आ जाती है। आरव पानी का गिलास उसके होठों से लगा देता है। बाहर खड़ा विवान दोनों को देख रहा था। आरव कहता है, ये चोरों की तरह खाने का मतलब? नैना कहती है, भूख लगी थी बहुत। आरव कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम कि नाम इतना बड़ा और घर में खाने को कुछ नहीं? नैना मासूमियत से कहती है, आपने सुन लिया? आरव कहता है, इतनी जोर से बोलोगी तो कोई भी सुन लेगा। फिर आरव अपने हाथ से उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमाता है। वो सामने रखा दूसरा फ्रिज उसे दिखाता है और कहता है, समझ गई ना? नैना सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। आरव कहता है, जाओ और जो खाना है खा लो। नैना कहती है, नहीं, अब भूख नहीं है, पेट भर गया है। आरव कहता है, अचार और रोटी से? नैना कहती है, हाँ, आदत है मुझे ऐसे अचार से खाने की। आरव कहता है, हो गई ना पेट पूजा? नैना एक नज़र आरव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? पीछे से विवान कहता है, ये जा रहा है बाहर ये देखने कि आज भी इसे कोई अबला बेसहारा लड़की मिल जाए। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। आरव गुस्से से नैना को देखता है, फिर एक एक कदम बढ़ाता हुआ उसके पास जाता है। नैना एक एक कदम पीछे होती है और पीछे होते होते दीवार से लग जाती है। आरव उसके बेहद करीब जाकर कहता है, ये जानने वाली तुम कौन होती हो? मैं कहाँ जाता हूँ, कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, तुमसे मतलब? नैना के डर के मारे होठ कपकपा रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। आरव और भी ज़्यादा गुस्से से कहता है, बोला था ना तुम्हें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही मुंह खोलना। फिर नैना के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहता है, या मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। नैना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, जो आरव भी देख पा रहा था। आरव अपना एक हाथ नैना की कमर पर रखकर नैना को अपने करीब करता है। नैना और भी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर आरव के सामने कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। आरव उसकी कमर पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर रहा था। नैना बड़ी हिम्मत करके कहती है, छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। आरव कुछ बोलता उससे पहले ही
पीछे से आकर उसका आदमी कहता है, भाई वो। आरव अपनी जलती निगाहें उस पर डालता है। वो आदमी कहता है, सॉरी भाई। ऐसे कहकर वो पीछे हो जाता है। आरव एक नज़र नैना को फिर से देखता है, जिसने अभी भी कसकर आंखें बंद की हुई थी। वो एक झटके से नैना को छोड़कर बाहर चला जाता है। नैना जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। इधर विवान अपने कमरे में जाकर अपनी उंगलियों को अपने बालों में फंसाकर कहता है, इस लड़की की बातें, मुझे आदत है ऐसे खाने की, अचार से मुझे किसी की याद दिलाती है। इस लड़की का चेहरा मुझे मेरी पलक की याद दिलाता है। कितना मिलता है इसका चेहरा मेरी पलक से। विवान कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में सोचता है, पता नहीं मेरी पलक कैसी होगी, पता नहीं उसे अपना ये पागल दोस्त याद भी होगा या नहीं। अब तक तो शादी भी हो गई होगी उसकी, खुश होगी वो, मुझे याद करती होगी या नहीं। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं अब वो विवान नहीं रहा। एक ऐसे दलदल में फंस गया हूँ मैं, जिससे मैं चाहूँ भी तो भी निकल नहीं सकता। चलो वो जहाँ भी रहे खुश रहे। इधर आरव बाहर गार्डन में था और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसके सामने एक आदमी गिड़गिड़ा रहा था, जिसे आरव के आदमियों ने पकड़ रखा था। नैना को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर कमरे की खिड़की पर खड़ी हो जाती है और नीचे गार्डन का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आरव उस आदमी से कहता है, तो तू भी उस गद्दार का साथ दे रहा था? वो आदमी कहता है, भाई सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक मौका दे दो, अगली बार ऐसी गलती। आरव बीच में ही उसके बाल पकड़कर कहता है, दूसरा मौका नहीं देता। आरव राठौर। ऊपर खड़ी नैना उसकी बातें नहीं सुन पा रही थी, पर इस वक्त उसे आरव से बहुत डर लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो आदमी और भी ज़्यादा गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भाई मेरे बीवी बच्चे, उनका क्या होगा? आरव कहता है, ये तो शादी करने से पहले सोचना था, या फिर गद्दारी करने से पहले। इतना बोलते ही आरव अपने पीठ में छिपा चाकू निकालता है और उस आदमी का गला काट देता है। उसके खून के छींटे आरव के चेहरे पर और कपड़ों पर गिरते हैं। ये सब देखकर नैना का दिल दहल जाता है। उसकी चीख ना निकल जाए इसलिए वो कसकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और एकदम से खिड़की से पीछे हो जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भर गया था। वो जल्दी से चादर लेकर लेट जाती है। उसे लग रहा था कि आरव अब यहीं आ जाएगा। इधर नीचे गार्डन में आरव कहता है, उठाकर बाहर फेंक दो इसकी लाश को, और कल सुबह इसके बीवी बच्चे मुझे मेरे सामने चाहिए। गुस्से से गरजता हुआ आरव वापस अपने कमरे में चला जाता है और शराब की बोतल उठाकर अपने होठों से लगा लेता है। रात बीत जाती है। अगली सुबह घर में हो रही चहल पहल से नैना की आंखें खुल जाती है। वो उठ जाती है तो एक बार फिर रात की घटना उसके दिमाग में घूम जाती है। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। वो और भी डर जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है उसकी। गेट फिर नॉक होता है। बड़ी मुश्किल से वो उठती है और गेट खोलती है। बाहर आरव अपने दोनों हाथ बांधे कहता है, कितना सोती हो तुम? नैना कांपते होठों से कहती है, आप? आरव कहता है, चलो मेरे साथ। नैना 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, कहाँ? क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। आरव उसके कमरे में आता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। नैना की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। नैना पीछे होते हुए अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपाकर कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ मत करना। पीछे होते होते वो दीवार से लग जाती है। आरव उसके करीब जाकर उसके चेहरे से उसके हाथ को हटा देता है। नैना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आरव अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास ले जाता है, इतना करीब कि नैना को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आरव कहता है, तुमने देखा? कल रात तुमने सब देखा? देखा ना? 4 आंखें हैं आरव राठौर की, हर तरफ नजर रखता हूँ मैं। आरव नैना के चेहरे पर अपनी उंगलियां चला रहा था और कह रहा था, मैंने तुम्हें कल देख लिया था कि तुमने मुझे देख लिया है। नैना एकदम से अपनी आंखें खोलकर आरव की तरफ देखती है, फिर अगले ही पल अपनी नजरें झुका लेती है। आरव उसका चेहरा ऊपर करके कहता है, देखा ना तुमने? नैना जल्दी से सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है, फिर घबराते हुए कहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बहुत मासूमियत से वो बोलती है।
आरव उसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। एक पल के लिए नैना खो जाती है उसकी मुस्कान में। आरव कहता है, रिलैक्स, आदत ढाल लो ये सब देखने की, क्योंकि अब तुम्हें यही रहना है और यहाँ खून खराबा रोज होता है। फिर नैना का हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ। नैना बहुत घबरा रही थी, ना तो वो आरव को मना कर सकती थी और ना चाहते हुए भी वो उसके साथ जाती है। आरव उसे नीचे लेकर आता है जहाँ नए नए कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। नैना आंखें बड़ी करके चारों तरफ देख रही थी। आरव एक तरफ सोफे पर बैठते हुए कहता है, पसंद करो अपने लिए जो चाहिए, जैसा चाहिए। इतने में उसके आदमी उसके पास आकर कहते हैं, भाई वो सुरेंद्र के बीवी और बच्चे। तभी एक औरत और उनकी 5 साल की बच्ची अंदर आते हैं, जो शायद बहुत घबरा रहे थे। आरव सिगरेट अपने होठों पर रखते हुए कहता है, मुझे जानती हो? वो औरत कहती है, नहीं साहब। आरव कहता है, मैं खूनी हूँ, खून किया है मैंने तुम्हारे पति का। ये सुनते ही नैना हैरानी से आरव की तरफ देखती है। आरव कहता है, गद्दारी कर रहा था वो हमारे साथ, सज़ा तो उसको मिलनी थी। वो औरत कहती है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया साहब जी, रोज दारू पीकर मुझे और मेरी बच्ची को मारता था, खाने तक को नहीं देता था कुछ भी। ऐसे आदमी को तो मर जाना ही अच्छा है, कम से कम हम दोनों चैन से तो रहेंगे। वैसे भी मैंने आपको कभी देखा नहीं, पर आपके बारे में सुना है कि आप गरीबों की बहुत मदद करते हैं, बुरे हो तो बस बुरे लोगों के लिए। भगवान आपको हर खुशी दे साहब जी। आरव कहता है, देखो तुम्हारी और इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, तुम चिंता मत करो। फिर अपने एक आदमी को बुलाकर कहता है, इन्हें सरस्वती निकेतन लेकर जाओ। वो औरत आरव को ढेरों दुआएं देकर चली जाती है। नैना मन ही मन कहती है, क्या है ये, एक तरफ तो राक्षस और एक तरफ देवता। आरव नैना की तरफ देखकर कहता है, अभी तक तुमने कुछ पसंद नहीं किया? नैना जो आरव की तरफ देख रही थी वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और जल्दी जल्दी कुछ भी उठाने लगती है। आरव उसकी सभी हरकतें नोटिस कर रहा था। वो एकदम से उठता है और नैना का हाथ पकड़कर कहता है, ये क्या कर रही हो, घबरा क्यों रही हो इतना? नैना कहती है, नहीं नहीं, वो इतने सारे कपड़े हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसे नहीं पता था कि वो घबराहट में क्या क्या बोल रही है। आरव एक नौकर को आवाज लगाता है और कहता है, ये सारे कपड़े नैना के कमरे में रख कर आओ। नैना हैरानी से कहती है, इतने सारे? आरव उसकी तरफ देखकर कहता है, श्श, आवाज उतनी जितनी जरूरत हो। ये कहकर आरव घर से बाहर चला जाता है। नैना भी अपने कमरे में चली जाती है। उसके पूरे कमरे में कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। वो कमरे में आकर कहती है, बाप रे, इतने सारे कपड़े, ये तो मुझे कभी यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसके बाद वो सारे कपड़े को अच्छे से अलमारी में रखती है और फिर नहाने चली जाती है। आरव अभी तक वापस नहीं आया था, पर विवान घर में ही था। नैना नहाने के बाद डरते डरते नीचे आती है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी। विवान का कमरा नीचे था, वो भी अपने कमरे से बाहर आ रहा था। नैना अपना दुपट्टा संभालते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी और नीचे जाकर सीधा टकरा जाती है विवान से। नैना कहती है, सॉरी सॉरी। विवान बेहद गुस्से से कहता है, अंधी हो, देखकर नहीं चल सकती? नैना अपनी नजरें नीचे कर लेती है। विवान उसे घूरता हुआ बाहर जाने लगता है। तभी उसके कान में नौकर की आवाज़ पड़ती है, मैडम जी कुछ चाहिए आपको? नैना कुछ बोलती उससे पहले ही विवान उसके पास आकर बेहद गुस्से से कहता है, कहीं की महारानी नहीं है ये जो तुम इसके आगे पीछे घूम रहे हो? जो चाहिए होगा खुद बना लेगी, वैसे भी तुम्हारा खाना इसे बहुत तीखा लगता है ना। ये कहकर वो नैना को बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, तुम यहाँ जिस मकसद से आई हो ना, उसे मैं पूरा नहीं होने दूंगा। उसने नैना की बाजू को बहुत जोर से पकड़ा था, जिससे नैना को बहुत दर्द हो रहा था। वो अपनी बाजू को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है? आप मुझे हमेशा गलत क्यों समझते हैं? विवान उसकी बाजू को और भी कसते हुए कहता है, क्योंकि तुम गलत ही हो, समझी तुम? ये कहकर वो नैना को एक झटके से छोड़ देता है, जिससे वह संभल नहीं पाती और गिर जाती है। उसका सर सीढ़ी से टकरा जाता है, जिससे उसके माथे से हल्का हल्का खून आने लगता है। पर विवान तो जैसे पत्थर हो गया था। वो गुस्से से बाहर चला जाता है। पास खड़ा नौकर नैना को उठाते हुए कहता है, आप ठीक है ना मैडम? नैना उठते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ भैया। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, मैं आपको भैया बोल सकती हूँ ना? माधव, जो कि नौकर का नाम था, वो कहता है, बिल्कुल बोल सकती हो। नैना मुस्कुरा देती है
माधव कहता है कमाल है, इतने दर्द में भी आप मुस्कुरा रही हैं। नैना कहती है आप नहीं तुम। फिर मन में कहती है दर्द में रहकर ही मुस्कुराना सीखा है मैंने। उसका दिल भर आता है, लेकिन वो खुद पर काबू पाते हुए कहती है चलिए भैया, आज मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। दोनों किचन में चले जाते हैं। नैना चाय बनाने लगती है और माधव नाश्ते की तैयारी देखने लगता है। नैना कहती है कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर भैया? माधव कहता है मुझे तो बहुत टाइम हो गया है यहाँ पर, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। काम की तलाश में मारा मारा फिर रहा था और भूख सर पर नाच रही थी। एक होटल से रोटी चुराते हुए आरव भैया ने देख लिया मुझे, बस फिर वो मुझे यहाँ ले आए। आरव भाई ने तो मुझे पढ़ने के लिए भी बोला, पर साला इस दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। उसकी बात पर नैना खिलखिलाकर हंस देती है। नैना कहती है आपको उनसे डर नहीं लगता? माधव कहता है किनसे? आरव भाई से? नहीं तो, वो बहुत अच्छे हैं। तुम अभी अभी आई हो ना, धीरे धीरे पता चल जाएगा तुम्हें। तभी आरव वापस आता है। नैना 2 कप में चाय डालकर 1 कप माधव को देते हुए कहती है लीजिए भैया। माधव चाय का कप उठाकर चाय पीने लगता है। नैना भी वहीं खड़े होकर चाय पीने लगती है। माधव कहता है अरे वाह, चाय तो बहुत टेस्टी बनी है भाई, आज से मेरी चाय तुम ही बनाओगी। उसकी बात पर नैना एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है। आरव के कानों में उसके हंसने की आवाज़ पड़ती है। उसके कदम किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। नैना चाय पीते पीते कप एक तरफ रखकर सब्जी काटने लग जाती है। माधव कहता है अरे ये क्या कर रही हो? रहने दो तुम, मैं कर लूँगा। नैना कुछ बोलती उससे पहले ही आरव की रौबदार आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज़ से नैना एकदम से सहम जाती है और गलती से सब्जी की जगह अपनी उंगली काट लेती है। आह आह! उसकी पूरी उंगली खून से भर जाती है। आरव जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर पानी चालू करके नीचे करते हुए कहता है पागल हो तुम? ऐसे कौन काम करता है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या कोई नया खुलासा होने वाला है इस कहानी में? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।